हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और लास्ट क्लासेस में हमने पार्ट 1 और 2 का देख लिया था, जिसमें 75 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में 75 टोटल क्वेश्चन नहीं कराए थे। सो ये आपका थर्ड है, जो कि मशीनिस्ट ट्रेड मशीनिस्ट के लिए है, और जिसमें आपका निम्मी का जो ऑल इंडिया क्राफ्ट्समैन ट्रेड टेस्ट हुआ था 2024 का, उसका है। तो ये जो है, इस पर आपके 75 क्वेश्चन है, जिसमें से जैसे पहले मैंने बताया था, तो उसमें आपके ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन है, और आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी हैं पेपर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इसमें है ना। सो 25 क्वेश्चन है उसके, है ना। सो ये आपके यूज़फुल कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काम आएंगे। इसरो पे आएगा, टेक्निकल पूरी तरह से इसरो में आएगा, बार्क में आएगा, NPCIL में आएगा, है ना। और जो भी अदर्स एग्जाम है उस पर आपके ये जो मशीनिस्ट से रिलेटेड हैं वो सारे जगह पे आएंगे। क्योंकि आप पेपर देते हो तो 25 नंबर का छोड़ देते हैं। 50 क्वेश्चन जो है ना, 50 आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्योर आने के आने हैं, वो इन तीनों में आते हैं ना। इसरो में क्या होता है, अलग अलग इसरो लेती है, उसके अलग अलग में क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। बार क्या आता है, हर 2 साल में आता है। इसरो का आपका हर साल लगभग मिलेगा, किसी न किसी साइट पे आता है। सेक का आ गया, URSC आ गया, VSSC हो गया, LPSC हो गया। फिर उसके बाद NPCIL का है। NPCIL का भी कई जगह पे है, जैसे आपका नरोड़ा में है, उसके बाद रावत भाटा में है, और आपका ये तारापुर में है। तो उनकी वैकेंसी रेगुलर आती रहती है ना। तो उसके लिए आपका बेस्ट है ना। सो इस पर टोटल 75 क्वेश्चन देखेंगे, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हम देखेंगे तो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो हुआ था 2024 को फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS के हुआ है, मशीनिस्ट का फर्स्ट ईयर का है ना। तो ये आपका सेट 3 है। सो इसमें टोटल 75 जैसे क्वेश्चन बताया था। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा, है ना। सो ये आपका ट्रेड थ्योरी का सेक्शन है, इसमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन 1 रोटेशन। सो एक रोटेशन में क्या होता है, माइक्रोमीटर के धुरी द्वारा कितनी दूरी पर ले जाया जाता है। तो वो जो होता है आपका, एक बार जैसे ये टर्न मारता है ना, तो आपका 0.5 mm चलता है। तो आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेचर स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में रेचर स्टॉप क्या कार्य करता है। तो वो क्या करता है, यूनिफॉर्म प्रेशर जो होता है वो देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका A3 में जो है, एक समान दबाव जो होता है वो सुनिश्चित करता है आपका रेचर स्टॉप, है ना। जो आपका माइक्रोमीटर होता है, इसमें आपका पीछे की ओर लगा होता है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए लगा होता है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट मैकेनिज्म इज़ यूज टू कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ प्लंजर टू रोटरी मोशन ऑफ पॉइंटर इन DTI, है ना। तो DTI में क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में, ये DTI जो है डायल टेस्ट इंडिकेटर में पॉइंटर की रोटरी गति को प्लंजर के रैखिक गति में परिवर्तन करने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया रहता है। तो उसमें जो होता है, रैक और पिनियन मैकेनिज्म लगा होता है। तो आपका A2 जो है, आपका A2 में ये होता है लीनियर मोशन से आपका रोटरी मोशन में, रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में, उसी में होता है। तो आपका रैक और पिनियन वाले मैकेनिज्म जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर में लगा होता है। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस इन BIS सिस्टम। तो BIS सिस्टम प्रणाली में सहिष्णुता की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा जो होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, डिफरेंस जो होता है बिटवीन अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो या फिर मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट। तो ये आपका A3 में जो दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। सो अधिकतम और न्यूनतम लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं टॉलरेंस, है ना, सहिष्णुता बोलते हैं। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका व्हाट इज टर्म बेसिक साइज इंडिकेट, शब्द का मूल आकार क्या है। तो मूल आकार दैट मीन्स क्या होता है कि वो जो बनाया जाता है साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन गिवन, मतलब जो मूल आकार होता है, जैसे ड्राइंग के आकार जो दिया रहता है ना, तो वही आपका मूल आकार होता है। तो इसमें से ये आपका A4 में दिया हुआ है, साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। तो आयामी वितरण के आधार पर जो आकार दिया जाता है वही आपका मूल आकार कहलाता है, बेसिक साइज कहलाता है ना। छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन। तो मतलब हानि पूछ रहा है ना, या नुकसान बोल लो, बड़े पैमाने पर उत्पादन का नुकसान क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या होता है। तो वो जो होता है आपका जिग्स और फिक्सचर जो होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वही आपका डिसएडवांटेज होता है। सो जिग्स और फिक्सचर की जो होती है ज़रूरत होती है यदि मास प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए, है ना। सो यही आपका, क्योंकि देखो प्रोडक्शन रेट जो है वो लो हो जाता है, वो सही है। कॉस्ट जो है, मतलब जो आपको पैसे लगने का है वो कम हो जाता है, वो भी सही है। गेज और यूज टेक कंपोनेंट ये भी आपको सही है। मास प्रोडक्शन में इन चीज़ों की नीड होती है, इसकी भी नीड होती है। पर ये क्या होता है डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करोगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगले आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इन BIS सिस्टम। तो BIS सिस्टम में छेद के मूलभूत विचलन को कैसे इंगित करते हैं। सो कैपिटल जो H होता है उससे दिखाते हैं ना।
सो बड़े अक्षर से A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ 9 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट इन द वर्नियर स्केल, है ना। सो ये वर्नियर कैलिपर का कह रहा है 9/10 हो जाएगा, 1 माइनस इसको करोगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा 10 माइनस 1/10 हो जाएगा, है ना। तो इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ये 0.1 किस में है, ये आपके A3 में है, तो आपका A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है हाउ डज द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ शाफ्ट कैन बी चेक्ड, कैसे शाफ्ट की सांद्रता की जांच की जाती है। सो उसके लिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के हम डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। A4 जो है आपका सही उत्तर है। 10वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल एज पर ड्राइंग, मैक्सिमम लिमिट पूछ रहा है। तो आपका यहाँ 25 दिया हुआ है और प्लस और माइनस में दिया हुआ है 0.2, है ना। सो ये प्लस में जाएगा, मतलब 25 पॉइंट, होल क्या होता है बढ़ता है, उसकी साइज़ जो है बढ़ती है, तो 25.2 जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सो उसमें से क्या पूछा है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो मैक्सिमम लिमिट 0.2 है ना, प्लस में। ये आपका A1 जो है ड्राइंग के अनुसार मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। सो इसका लिमिट जो हो जाएगा 25.2 हो जाएगा, है ना। ये आपका 25.2 जो दे रखा है ये आपका अधिकतम लिमिट हो जाएगा 25। ये आपका बेसिक साइज हो जाएगा, ये आपका लिमिट हो जाएगा 0.02 जो डेविएशन है, और इसी पे आपका ये अपर लिमिट जाएगा तो 25.02 हो जाएगा, है ना। 25.2 A3 जो सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर पे। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर, एक्यूरेसी पूछ रहा है वर्नियर कैलिपर की शुद्धता कितनी होती है। तो आपका 0.02 mm जो होता है वो आपका शुद्धता होता है वर्नियर कैलिपर का। 12वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ 12वें नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फीचर मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर द्वारा मापी जाने वाली विशेषता क्या है। ये क्या मेजरमेंट कर रहा है, तो इंटरनल डायमेंशन जो है आपका मेजरमेंट कर रहा है, तो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इंटरनल डायमेंशन ले रहा है ना, इससे हम बाहरी लेते हैं, इससे हम भीतर कर लेते हैं, तो इंटरनल आंतरिक आयाम जो है वो मेजरमेंट कर रहा है फोटो के हिसाब से। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछा है, एक्स क्या है, तो एक्स जो है ये आपका स्पिंडल है ना। A3 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पिच साइज ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर, पिच साइज पूछा है, पिच साइज, है ना। सो जो पिच साइज होता है आपका, वो जो एक राउंड में चलता है वो आपका पिच साइज होता है ना। सो आपका 0.5 जो होता है वो आपका सही होता है, मतलब इसमें थ्रेड बने होते हैं ना, तो उसके एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी जो होती है वो पिच होती है, तो 0.5 mm होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपका 15 नंबर है। 15 नंबर में एक्स के बारे में पूछ रखा है, ये एक्स क्या है ना, तो ये जो है आपका प्लंजर हो जाएगा, है ना। ये आपका A4 जो है आपका सही उत्तर है। ये आपका प्लंजर है एक्स। रोटेबल बेजल जो लिख रखा है, ये बेजल इस साइड होता है, ये आपका बेजल होता है। रिवोल्यूशन काउंटर जो होता है ये भीतर में जो एक छोटा सा दिख रहा है वो आपका रिवोल्यूशन काउंटर है, और पॉइंटर जो है, पॉइंटर ये आपका लंबा वाला है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर व्हाट इज डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है। सो डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, एक आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आपका हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, है ना। तो A2 जो है आपका सही उत्तर है। उच्च परिशुद्धता उपकरण है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, एक्स के बारे में पूछ रखा है, तो इसके बारे में पूछ रखा है। सो ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर पे आते हैं। ये आपका लेथ मशीन का है। लेथ मशीन में से ये एक्स के बारे में पूछ रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, भाग एक्स का नाम क्या है, तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो जाएगा, है ना, लेंथ बिटवीन सेंटर, तो A4 जो है आपका सही उत्तर है। केंद्र के बीच की लंबाई बता रहा है वो एक्स। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स का नाम पूछा है, ये एक्स का है ना। सो ये देखोगे ये आपका एप्रन है, एप्रन में से पूछ रखा है ये एक्स क्या है ना। सो ये आपका देखोगे ये लीड स्क्रू के साथ जो है ना ये लग रहा है, तो लीड स्क्रू का ये लीवर हो जाएगा। सो A4 जो है आपका सही उत्तर है, लीड स्क्रू लीवर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 20 नंबर पे। तो 20 नंबर पे हाउ मच द एंड कटिंग एज एंगल ऑफ लेथ टूल, तो मतलब खराद उपकरण का अंत काटने का कोण कितना है। लेथ कटिंग एंगल ऑफ लेथ टूल है ना, लेथ टूल का पूछ रहा है, जो आपका कटिंग मतलब खराद उपकरण का जो अंत जो होता है, एंड जो होता है, उसको काटने के लिए जो कोण होता है लेथ टूल में वो कितना होता है उसके बारे में पूछा है, तो वो जो होता है आपका 30 डिग्री का होता है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगला आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। सो ये है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स के बारे में पूछ रखा है। तो ये आपका है, ये आपका टॉप स्लाइड हो जाएगा, है ना। A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, टॉप स्लाइड।
इसमें ये आपका होता है क्रॉस स्लाइड है ना, ये आपका क्रॉस स्लाइड हो जाता है, ये आपका टॉप स्लाइड, ये आपका टूल पोस्ट है। और ये स्विवल बेस जो दे रखा है, ये आपका स्विवल बेस ये वाला है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट एक्स, ये पूछ रखा है एक्स क्या है, तो आपका ये हेड स्टॉक हो जाएगा है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो 23 नंबर क्वेश्चन है विच गियर यूनिट इन अ लेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। एक खराद में किस गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका टम्बलर गियर यूनिट जो होता है उसको आपका रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है ना। टम्बलर गियर को जो होता है रिवर्सिंग गियर यूनिट कहा जाता है लेथ मशीन में, है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 नंबर पे। सो यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, एक्स का नाम पूछ रखा है। सो ये एक्स है ना, सो ये आपका हाइट हो जाएगा है ना, या डायमीटर। तो ये A4 जो है आपका मैक्सिमम डायमीटर स्विंग ऑफ द वर्क कैन बी टर्न, मतलब कितने तक हो सकता है कम कम का काम का अधिकतम व्यास स्विंग जैसे चालू किया जा सकता है। तो A4 जो है आपका सही उत्तर है। इसके बारे में पूछा है, यहाँ पे जॉब लगाने के बाद यहाँ तक कराया जा सकता है, उसको स्विंग घुमाया जा सकता है, टर्निंग किया जा सकता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो विच टाइप ऑफ लेथ इज़ मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। सो बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार का खराद मशीन जो है उपयुक्त होता है, उसके बारे में पूछा, अधिक उपयुक्त होता है ना। सो जो मास प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो होता है आपका कैप्स्टन एंड टरेट टाइप का जो लेथ होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो A4 जो है आपका इस चारों के हिसाब से आपका कैप्स्टन एंड टरेट लेथ हो जाएगा है ना, जो आपका मोस्ट सुटेबल होता है मास प्रोडक्शन के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडी रेस्ट इन लेथ मशीन। तो एक खराद में स्टडी रेस्ट का उद्देश्य क्या होता है, तो वो क्या करता है और सपोर्ट करता है लॉन्ग जॉब को, है ना। सो A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। लंबे कार्य को सहारा देने के लिए जो होता है स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड अंडरकट टूल बोथ साइड। तो किस टूल एंगल को पार्टिंग पर और दोनों तरफ कट टूल के तहत ग्राइंड किया गया है। सो इसके बारे में पूछ रखा है। एक टूल है जिसको आपका पार्टिंग और दोनों तरफ से टूल के तहत जो होता है वो ग्राइंड किया रहता है। सो वो कौन सा होता है, तो आपका साइड रिलीफ एंगल होता है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट साइड रिलीफ एंगल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप चिह्नित भाग का नाम पूछा है। सो ये पूछ रखा है, ये आपका 4 जो चक है इसमें से पूछ रखा है इसका, तो ये आपका जो है जो हो जाएगा है ना, रिवर्सिबल जो हो जाएगा। A4 जो है आपका सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। सो ये देखो कि ये आपका लेथ कैरियर है ना। सो ये आपका लेथ कैरियर में से ये आपका बेंड टाइप का है ना, एक स्ट्रेट टाइप का होता है, एक बेंड टाइप का होता है। इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसे लेथ कैरियर बोलते हैं, उसको बेंटल कैरियर कैरियर भी बोलते हैं, जिसमें आपका दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक आपका बेंट होता है। इसको सेंटर में पकड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो ये आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट, भाग का नाम क्या है, इसका नाम पूछा है। ये आपका इसका नाम क्या है ना। सो इसका नाम जो है आपका, इसको कैच प्लेट बोलते हैं ना। सो कैच प्लेट आपका A2 में है। सो आपका A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको कैच प्लेट बोलते हैं ना। इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यू स्लॉट कटी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 31 नंबर पे। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है। देखो ये आपका फेस प्लेट लगा रखा है, फेस प्लेट में से ऊपर वाले एक्स का पार्ट, एक्स पार्ट का नाम पूछा है, एक्स पार्ट का नाम क्या है ना। सो ये जो आपका एक्स पार्ट है इसका नाम जो है आपका कि काउंटर वेट लगाया गया है। सो ये आपका एक्स पार्ट का नाम पूछा है, तो ये आपका काउंटर वेट है ना। काउंटर वेट A4 में है। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, काउंटर वजन है। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे आपका व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है, तो आपका 5 मिनट होता है ना। A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज अटैच टू डिस्क, है ना। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग डिस्क से जुड़ा होता है, जो आपका ये डिस्क होता है उससे पूछ रहा है कौन सा जुड़ा हुआ होता है, तो वो आपका डायल होता है ना। सॉरी, वो वर्नियर स्केल जुड़ा होता है डायल के, वो डायल के अंदर जो होता है वर्नियर स्केल होता है ना। सो वर्नियर स्केल जो होता है आपका जो डिस्क होता है उस पर जुड़ा होता है। ये आपका डिस्क जैसे होता है ना, इसी पे आपका वर्नियर स्केल बने हुए होते हैं। उसी के बारे में पूछ रहा है कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है, तो आपका वर्नियर स्केल जो होता है वो आपका जुड़ा हुआ होता है। तो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहीं पे देख लो, ये जो है ये जुड़ा हुआ है, ये डिस्क हो गया और ये आपका वर्नियर स्केल वाला जुड़ा हुआ है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स,
ये एक्स के बारे में पूछ रखा है, तो ये आपका वर्नियर स्केल हो जाएगा, है ना। सो ये 3 जो है आपका सही उत्तर है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। ये एक्स के बारे में पूछ रखा है, तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स। ये आपका पूछ रखा है, ये आपका टूल है, टूल में से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना। सो ये एक्स पार्ट जो है आपका टॉप रेक्टेंगल कहलाएगा, है ना। सो A1 जो है आपका टॉप रेक्टेंगल, यहाँ से जो बनता है ये आपका बैक रेक्टेंगल होता है। साइड रेक्टेंगल इधर से होता है ना। फ्रंट साइड ये वाला, ये वाला पार्ट में साइड रेक्टेंगल, ये आपका फ्रंट में इधर आता है। सो ये आपका एक्स जो है आपका टॉप रेक्टेंगल हो जाएगा ना। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे ये आपका टम्बलर गियर मैकेनिज्म का दिखाया हुआ है, इसमें से एक्स का नाम पूछ रखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर मार्क्ड एक्स। ये आपका लेथ मशीन के अंदर जो होता है ना, ये गियर सिस्टम होता है, उसमें से पूछ रखा है ये कौन सा है ना। सो ये आपका जो हो जाएगा मेन स्पिंडल गियर हो जाएगा, है ना। सो ये स्पिंडल गियर आपका A2 में है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नोज और वेज एंगल ऑफ द लेथ टूल, है ना। सो खराद उपकरण के नोज या किनारे को क्या कहा जाए, सॉरी कोण क्या होगा, कोण के बारे में पूछ रखा है। सो वेज एंगल का जो कोण होता है, जो आपका लेथ टूल होता है, उसका जो एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की SI इकाई क्या होती है। ऊष्मा का जो होता है आपका कैलोरी होता है ना। सो कैलोरी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। समटाइम क्या होता है ना, देखो ऊष्मा हीट जो होता है ना, अच्छा वर्क का, हाँ ऊष्मा का जो है वो। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर पे। सो इसका हीट का जो होता है आपका कैलोरी होता है ना, और वो जूल जो होता है ये आपका वर्क का होता है। सेंटीग्रेड जो होता है ये भी आपका हीट का ही होता है, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में होता है ये आपका, बाकी ये भी ब्रिटिश सिस्टम का है। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर का पूछ रखा है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, तो पानी का जो होता है वो आपका 1 होता है ना। सो A4 जो है आपका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सो 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो A3 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री जो होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये आपका A3 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो यहाँ पे पूछ रखा है, विच इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट का पूछ रखा है, धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होता है ना। सो करंट का जो होता है आपका ये यूनिट जो होता है एम्पियर होता है ना, धारा का जो इकाई होता है एम्पियर होता है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है। सो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को जो होते हैं धारा बोलते हैं। सो आपका करंट जो है आपका सही उत्तर है। A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 10 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल जो होता है ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कुछ क्वेश्चन है ना। सो रेक्टेंगल का जो होता है आयत का आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। सो 10 इंटू 8 जो होता है 80 हो जाएगा, तो 80 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम पूछा है, तो आपका ट्राई स्क्वायर है ना। बढ़ाई की जो गुनिया है ये है आपका बढ़ाई की गुनिया। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इसका पूछ रखा है, तो ये आपका बॉल पिन हैमर है। A1 जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन प्लायर है क्या, नहीं है। सो ये आपका कटिंग प्लायर हो जाएगा, है ना। सो ये आपका कटिंग प्लायर हो जाएगा। A3 जो है आपका सही उत्तर है, काटने वाला सर होता है इसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पे आपका आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, इसका नाम पूछा है। सो ये आपका मैलेट है ना। ये आपका A2 जो है लकड़ी का हथौड़ा है ना, ये आपका लकड़ी का हथौड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पर, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पूछ रहा है, ये क्या है। सो ये आपका स्पैनर है, डबल एंडेड स्पैनर है ना, ओपन टाइप का है, डबल एंडेड ओपन स्पैनर। सो ये आपका खाली ओपन एंड स्पैनर हो जाएगा। A1 जो है आपका सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का इसमें क्वेश्चन है, विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिह्नित है। ये डायमीटर को दिखा रहा है ना। अच्छा ये सही कौन सा है उसके बारे में पूछ रखा है ना।
ये आपका सही है, ये भी सही है। A4 तो गलत है ना। अच्छा, ये आपका इस तरह से आपका जो आपका जॉब बनाने के बाद क्या होता है ना, उस पर हम एक लाइन खींचते हैं और उसके अंदर ना कैसे लिखना होता है उसके बारे में, तो यहाँ से करके ना ये आपका इस तरह से होता है, फिर ये ऊपर में लिखा जाता है। सो इस तरह का लिखा हुआ आपका बी में है ना। सो A2 में जो है आपका इस तरह का लिखा हुआ है। सॉरी, ये नहीं है, ये जो है ये फ़ोटो A2 का है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। सो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिक्विटी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो इसका वही है आपका वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आपको जो होता है एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, है ना। सो आपका गुड हैबिट जो होता है, गुड ऑफिस एटिक्वेट बोलते हैं या शिष्टाचार, ये आपका ओनली वन शुड ड्रेस फॉर्मली, मतलब जो भी आप पहन के आते हो साफ़ सुथरा होके आओ, औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, जो आपके ड्रेस होते हैं वही, है ना। सो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आ गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर का है। वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफ़र इन मीनिंग इज कॉल्ड, मतलब वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में जो होता है उसमें आपका भिन्नता पाया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो किस में ऐसा होता है जिसमें आपके जो शब्द होते हैं किसी दूसरे के समान होता है लेकिन अर्थ जो होता है डिफरेंट होता है, मतलब प्रोनाउंस जो करते हैं वो सेम करते हैं, बस उसका डिफरेंट मीनिंग आता है। सो वो आपका होमोफोन्स होता है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन, कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। खाली स्थान दे रखा है, उसके बाद पूछ रखा है। सो इसमें आपका डेडिकेशन जो है, डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, तो डेडिकेशन उसके बाद निष्ठा होगी तो आपको सीखने में जो होता है वो इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो विच पंक्चुएशन मार्क्स शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सो इस पर पूछ रहा है कौन सा पंक्चुएशन जो है वो यूज किया जाएगा। इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर ईयर, सो 54 में इज़ देयर एनी साइट इज ईयर, मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है ना। सो पंक्चुएशन में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, पूछ रहा है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या, साइट इंजीनियर है क्या। सो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है। A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सो यहाँ पे व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। सो बिगिनिंग में किया जाता है ना। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, तीनों के तीनों हो जाएंगे। सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। वर्णात्मक मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, ईट खाना खा लो, रिपेयर मरम्मत, होट गरम, और ये सूप शोरबा। सो इसमें से जो है आपका होट जो है आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, गरम, है ना। बाकी खाना खा लो, क्या खा लो आई डोंट नो। रिपेयर उसमें भी नहीं पता है, शोरबा, लेकिन होट जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई व्यक्ति क्या होता है थैंक यू बोलता है उसके बाद हमें जवाब देना चाहिए। सो यू आर वेलकम, है ना। सो A2 जो आपका स्वागत है, A2 जो आपका सही उत्तर है। 58 नंबर क्वेश्चन आएंगे, चूज द ओड वन, मतलब इसमें विषम कह रहा है, विषम कौन सा है ना। प्लीज, सॉरी, पेपर एंड थैंक्स, तो पेपर जो है आपका ये आपका डिफरेंट है, क्योंकि बाकी देखो ये प्लीज़ होता है कृपया, सॉरी होता है दुख हो गया या माफ़ कीजिए ऐसे करके, थैंक्स होता है धन्यवाद, है ना। सो इसलिए आपका पेपर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं खालिस्तान है साथ कार्य करता हूँ। सो किसके साथ काम करता हूँ, वेल्डिंग टूल्स के साथ। वेल्डर क्या करेगा, वेल्डिंग टूल्स के साथ ही काम करेगा, है ना। सो ये 3 जो आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, टुडे वेदर इज़ गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है, कैसा होएगा। सो आपका गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, नीला तो होगा नहीं, अर्जेंट तो होगा नहीं, या आशापूर्ण होगा नहीं, है ना। सो वार्म हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर पे, द वर्ड वेन डिनोट्स, जो वेन होता है वो कब, मतलब जब उसके बाद खाली स्थान है को दर्शाता है। सो वेन जो होता है टाइम के लिए होता है ना, क्योंकि जब बोल रहा है मतलब टाइम, समय के बारे में बता रहा है। सो आपका A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका राहुल इन्जॉयज़ विथ हिज पेट डॉग, खाली स्थान है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है ना। सो यही हो जाएगा खेलने में, A1 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो ये है
हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, मतलब आपका मजबूती बोल रहा है, वीकनेस कमजोरी, थाट्स मतलब जो आपके बात होते हैं, बिलीव्स किसी चीज़ पे भरोसा जो है, मोटिवेशन मतलब जो प्रेरणा होता है, वैल्यूज़ हो गया, मूल्य जो होते हैं, ETC इज़ कॉल्ड मतलब खालिस्तान है। हमारे व्यक्तित्व को स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियाँ विचारों और विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को खालिस्तान है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो वो आपका होता है सेल्फ अवेयरनेस, है ना। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो हम जब अपने आप को जानते हैं ना, सो ये हमें पता रहता है हमारी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, विचार क्या है, विश्वास क्या है, प्रेरणा क्या है और हमारे वैल्यूज़ क्या है, ये सब हमें पता होता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका, इसमें पहले ही खाली स्थान दे रखा है। आर द एबिलिटी एंड क्वालिटी यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, है ना। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएँ और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ाने में मदद करते हैं। सो क्या होता है? सो आपका पर्सनल स्ट्रेंथ होता है जो आपको क्या करता है, आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण जो आपके जीवन में अच्छी तरह से बढ़ाने में मदद करते हैं। सो आपका पर्सनल स्ट्रेंथ जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उसी के कारण हम आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है। आर द क्वालिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्कड ऑन, खाली स्थान दे रखा है। सो पर्सनल जो वीकनेस होंगे ना, उसी को आपको क्या करना है, नेगेटिव, हाँ, जो वीकनेस होते हैं उनको क्या करते हैं, वो नकारात्मक माना जाता है। जो पहले से ही व्यक्तिगत कमजोरियाँ होती है उन्हें क्या होता है, नकारात्मक माना जाता है, और जिन पर काम करने की जो होती है हमें आवश्यकता होती है ना। सो आपका A2 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। सो व्यक्तिगत कमजोरी का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सा होता है? सो उसमें से बीइंग लेजी जो हो जाएगा ना। बाकी देखो कॉन्फिडेंस जो होता है ये आपका कमी नहीं होता है, हार्ड वर्किंग जो होता है वो कमी नहीं होता है, एक्टिव हो आप कमी नहीं, लेकिन आप लेजी हो ना तो ये आपकी कमजोरी है। सो A2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लक्ष्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू स्किल के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हिसाब से दो तरह के होते हैं, आपके कई तरह के गोल्स हो सकते हैं, है ना। सो इसके हिसाब से जो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म गोल्स होता है ना। एक होता है गुड और बैड, ये भी होता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे आप काम करते हो उसके हिसाब से, बाकी आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है ना। 68 नंबर में क्वेश्चन में है, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? तो ये आपका स्ट्रेस हो जाएगा फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटेड, है ना। तनाव क्या होता है, निराश होना या फिर निराशा की भावना जो होती है वही आपका स्ट्रेस होता है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 69 नंबर पे, विच ऑफ दीज इज अ साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? अच्छे तनाव के बारे में पूछ रखा है ना। तनाव तो तनाव होता है, लेकिन अच्छे तनाव के बारे में पूछ रखा है। सो ये आपका लंबे समय तक जो होता है, समय तक जो तनाव होता है या नींद की कमी नहीं होती है वो आपका अच्छा तनाव होता है ना। सो आपका यही है, डज नॉट लीड अ लॉन्ग टर्म टेंशन और लॉस ऑफ स्लीप, है ना। मतलब डायरेक्टली कह रहा है, ये गुड स्ट्रेस के बारे में कह रहा है ना। अच्छा जो स्ट्रेस होता है ना, अच्छा तनाव होता है उसके बारे में। गुड मीन्स बैड नहीं है तो फिर आपका अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म टेंशन नहीं रहेगा, अच्छा स्लीप मतलब सोने का है, लॉस ऑफ स्लीप का जैसे होता है, नींद की कमी नहीं होती है, नींद भरपूर आता है, तो आपका गुड स्ट्रेस होता है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सॉरी थोड़ा आगे चला गया था। अगले क्वेश्चन पे है 70 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका दे रखा है, एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूसेस स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इन नोट अ स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है, एक ऐसी गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। उसे क्या है, स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा एक जो है स्ट्रेस बस्टर नहीं है। स्ट्रेस बस्टर बेसिकली क्या होता है, जो गतिविधि जो तनाव आता है ना उसको रोकने का काम करता है। सो ये आपका लिसनिंग टू म्यूजिक का जो है, अच्छा सॉरी, स्ट्रेस बस्टर के बारे में पूछ रहा है ना। काम करती है, एक गतिविधि तनाव को रोकती है या काम कम करती है, तो आपका ये है स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म आवर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना जो होता है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। नहीं है बाकी बाकी देखो गुड और बैड ये सारे होते हैं, तो A1 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज
माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस किसको बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। सो आपका माइंडफुलनेस जो होता है ये आपका दे रखा है A3 में, इट इज़ द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट इन एन मोमेंट। सो एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की जो क्षमता होती है वही आपका माइंडफुलनेस होता है ना। सो A3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस? तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जो है वो सही है ना। सो उसके हिसाब से है ये आपका A1 जो है आपका सही उत्तर है। स्ट्रेस कैन बी मैनेज, है ना, तनाव को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य, मतलब ये वक्तव्य लिख रखा है, विवरण सत्य है। सो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है उसके बारे में पूछ रखा है। सो इसमें से जो है आपका ये आपका 2 नंबर जो है आपका सही है। द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व, मतलब जब आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे द बेटर यू विल गेट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। सो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट में सही जो है विवरण, ये जो है आपका सही विवरण है इसके लिए। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ दीज शुड बी कंसीडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजन? निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो इस पर आपको किस पर विचार किया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। सो जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती हैं ना उस पर सबसे ज़्यादा दिया जाता है। सो A4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जो होती है उस पर सबसे ज़्यादा जब भी आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस टाइम माना जाना चाहिए आप खुद को। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वेट? स्वॉट के बारे में पूछ रखा है, इनमें से कौन सा जो फुल फॉर्म है वो स्वॉट का फुल फॉर्म है ना। सो स्वॉट का जो फुल फॉर्म है इन तीनों में से कोई सा नहीं है। चौथा नंबर देखते हैं, ये आपका है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्वॉट का जो है ये आपका फुल फॉर्म है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हो जाएगा। स्ट्रेंथ आपका मजबूती है, ये कमजोरी है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर हो गया। थ्रेट मतलब किसी चीज़ को गलत साबित करने के लिए वो लगाते हैं ना, इल्ज़ाम लगाना, वही आपका थ्रेट होता है। सो इतना ही है 75 क्वेश्चन, और यहाँ पे नीचे आपके आंसर की दिया हुआ है। सो आप इसको भी देख सकते हो। बाकी मैं ये आपका टेलीग्राम चैनल जो है आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो है टेक्निकल स्टडी पॉइंट है उस पर डाल दूंगा। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, है ना। सो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी अपडेट आती है इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियो की, इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस आते हैं उसके, वो लगातार आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद और जय हिंद।